हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का, ठीक है, आपको जो मॉडल पेपर होता है या यूँ समझ लीजिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% नंबर लेके आओ। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप 70 में 70 नंबर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में ज़रूर लेके आएंगे और जो आपका सपना है बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनने का वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, आपका जो है मॉडल पेपर है, ठीक है, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बस आपको यहाँ अपना अनुक्रमांक और नाम लिखना रहेगा और यहाँ पेपर कोड दिया रहेगा, ठीक है, इस साइड बस। ठीक है, उसके साथ ही जो आपका पूर्णांक है वो 70 नंबर का होगा और पेपर जो है 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पहला जो 15 मिनट है बेटा, वो आपको पेपर को पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है। इसमें आप देखिए, इसमें आपके खंड हैं, खंड आ और खंड बा। ठीक है, तो जो खंड आ है इसको आपको जो है 20 नंबर का आएगा और आपको OMR सीट पे फिल करना है इसका आंसर। आपको नीले या फिर काले पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिए, आपको रेड पेन या फिर ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, हरे और लाल पेन का यूज नहीं करना है, वरना आपका पूरा नंबर कट जाएगा। आपको या तो काले या फिर नीले पेन का, और वो भी पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ठीक है, 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है, तो आपका टोटल पेपर 20 नंबर का होना है। OMR सीट पर जो अंकित किए जाने के पश्चात उसको काटना पीटना नहीं है, या फिर इरेजर या फिर व्हाइटनर का भी इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अभी से तैयार कर लो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ और आप टॉपर बन पाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? यानी जो बाबू गुलाब राय है किस युग के लेखक हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो बच्चों, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया, इस पे आपने टिक कर दिया और OMR सीट पे फिल कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आपको पता है चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई एक निबंध है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। तीसरा क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गबन मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र ने गबन, गोदान, ठीक है, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि कितनी मानी गई है? तो बच्चों, शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो 1919 से लेकर 1938 तक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, जो सही ऑप्शन है हमें उसी को OMR सीट पे फिल करना है और हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी प्रश्न संख्या 5, नीड़ का निर्माण फिर एक विधा की रचना है। यानी जो नीड़ का निर्माण फिर है, ये जीवनी है, आत्मकथा है, भेंटवार्ता या फिर रेखा चित्र। तो बच्चों, नीड़ का निर्माण आत्मकथा है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। प्रिय प्रवास, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? अब मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक कविता है और ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, उन्हीं की रचना है मधुशाला। प्रश्न नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 8 आपका है भारत भारती, ये है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा था। प्रश्न संख्या 9 है,
आधुनिक काल कब से कब तक है, यानी आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक है? तो बच्चों 1843 से लेके अब तक को वर्तमान काल या फिर आधुनिक काल माना जाता है, यानी आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। देखो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो सही है हमें उसी पे टिक करना है, तभी हमें जो है 1 नंबर मिलेगा और उसी को OMR शीट पे हमें फिल करना है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा दिया है कि मतीराम, ठीक है, मतीराम जो है वो रीत काल के कवि हैं। रीत काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे मतीराम, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है। अब आपको ये तो पता होगा, हास्य रस का मतलब हंसी है ना, तो हास्य का मतलब शोक तो होगा नहीं, रत यानी प्रेम तो होगा नहीं, निर्वेद नहीं होगा, यानी क्या होगा, हास। तो हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और 1 नंबर आपका ये भी पक्का हो गया। प्रश्न संख्या 12 देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रकाश। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। फिर कह रहा है उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त पंक्तियों में बच्चों देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद, तो मैंने आपको रस छंद अलंकार में पढ़ा है कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं, यानी जो उसका सममात्रिक छंद है उसमें 13 मात्राएं, ठीक है, यानी तीसरे और दूसरे और चौथे में 13, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, यानी कुल टोटल मिला के 4 चरण होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अब देखो आकर्षण, ठीक है, आकर्षण शब्द में तो उपसर्ग बेटा इसमें लगा आ, ठीक है, आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे हम टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर पूछ रहा है बेटा, यहाँ देखो ध्यान से प्रश्न को समझो, रचना के आधार पर पूछ रहा है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। आप जानते हो साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और उसके बाद संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर है। तो यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो गए, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और यहाँ 1 नंबर हमारा पक्का हो गया। प्रश्न संख्या 16 देखिए, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर ध्यान से देखो, पीतांबर यानी पीला है जिसका अंबर, यानी जिसके कपड़े पीले हों, तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें बेटा बहुब्रीहि समास है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो पीतांबर में प्रश्न संख्या 16 का सी करेक्ट है और 1 नंबर यहाँ भी हमारा पक्का हो गया। अब प्रश्न संख्या 17 है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू क्या है? एक तद्भव शब्द है और हमें इसका तत्सम रूप बताना है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 17, तो आंसू का जो तत्सम रूप है बेटा वो है अश्रु। अश्रु माने आंसू, अश्रु इसका तत्सम रूप है, शुद्ध शब्द है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और उस पर टिक करेंगे, 1 नंबर ये भी क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 18 है, कृतवाच्य में किसको प्रधानता दी जाती है, यानी कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो बच्चों आपने अगर वाच्य पढ़ा हो तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है, तो यहाँ प्रधानता दी जाती है कर्ता को, यानी जो सब्जेक्ट होता है ना उसको प्रधानता दी जाती है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, उस पर टिक करेंगे, यहाँ भी आपका 1 नंबर क्लियर। प्रश्न संख्या 19 है, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्या, देखो ध्यान से इसको जरा, ताभ्या, तो इसमें बेटा चतुर्थी विभक्ति और ये बहुवचन है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। ताभ्या चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न है आपका पार्ट ए का, यानी बहुविकल्पीय का, खंड आ का, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब सर्वनाम पूछ रहा है, प्रोनाउन, तो मनुष्य, बचपन, ये दोनों नाउन है, वह, ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, तो जैसे राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह को राम के जगह पे यूज कर सकते हैं, तो यानी ये नाउन के स्थान पे है, तो यही क्या हुआ हमारा सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। तो इस तरीके से देखो बच्चों, आपका 20 नंबर बहुत आसानी से हो गया
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रट लो, तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आपको ऐसे ही टिक करके सही ऑप्शन को OMR सीट पे फिल करना है। चलो अब हम लोग आते हैं खंड बा पे। तो खंड बा जो है ये आपका 50 नंबर का है, खंड आ कितने नंबर का था, 20 नंबर का। अब हमें खंड बा को कैसे हल करना है, ठीक। सबसे पहले आपको यहां पर देखो, पहला प्रश्न है खंड बा का, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी आपको जो है इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है इसी गद्य खंड में से। तो देखो एक गद्यांश यहाँ है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो रेखांकित भाग है इसी की हमें व्याख्या करनी है, ठीक। अब आते हैं हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है मैं बता। तो बेटा आप सबसे पहले क्या डालोगे, संदर्भ, और ये हमारा गद्यांश जो है ये 6 नंबर का है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आप ब्लैक और ब्लू 2 ही पेन का यूज करना और डॉट पेन का यूज करना, ठीक है, पॉइंट पेन का, हमें जेल पेन का यूज नहीं करना है। आपने ऐसे लिखा संदर्भ, ठीक है। आप संदर्भ लिखना शुरू करोगे, आपको पता है कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है, प्रस्तुत, खूब अच्छे राइटिंग से लिखना है, गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब इनको ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, किस पाठ से लिया गया है, मित्रता, इसको भी हाईलाइट कर दो ऐसे, मित्रता, या फिर आप इसको जो है लेखक का नाम और पाठ का नाम आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो बीच में, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, या लिया गया है, अवतरित है। बस आपका संदर्भ हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको इसकी व्याख्या करना है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये 3 प्रश्न देना है बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना आपका जो गद्यांश गद्यखंड है वो 6 नंबर का तो है, लेकिन सबसे मेन इफेक्ट आपका संदर्भ ही डालेगा, क्योंकि संदर्भ में अगर लेखक का नाम और पाठ का नाम एकदम सही आपने अच्छे से लिख दिया है तो समझ लो कि आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आपने व्याख्या या फिर प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी बहुत त्रुटि भी कर दी तो भी आपको 5 नंबर मिलना ही मिलना है। तो इसलिए संदर्भ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 2 आपके पास ऑप्शन है, 2 गद्यखंड है और दोनों में से अथवा करके आया है, नहीं दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो चाहे आप पहला कर लो चाहे दूसरा कर लो, दोनों में से कोई एक करना है और ये आपको 6 नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दिए गए पद्यांश, अभी तक तो हमारा गद्य खंड से था 6 नंबर का, अब पद्यांश पद खंड से दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हमारा पद खंड पहला क्या है और ये भी 6 नंबर का है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लेह लंग है। यहाँ लेहो लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है।
अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंगी पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। ठीक है, अब यहाँ भी बेटा हमें सबसे पहले पद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो पद्यांश का संदर्भ अगर जैसे मैंने अभी बताया गद्य खंड का, तो वहाँ आप पद्य खंड का भी इसी टाइप से लिखोगे। लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, सूरावली नामक पाठ से अवतरित है, इसके रचयिता सूरदास जी है। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पद्य खंड का संदर्भ। और फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ देखो, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। तो क्या कहते हैं सूरदास जी कि अगर हमारे प्रभु स्वामी की कृपा हो जाए, करुणा हो जाए, तो बहिर, ठीक है, जो यानी जो बहिरे होते हैं, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता है, बहरे लोग भी सुनने लगते हैं, और जो गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो भी पुनः बोलने लगते हैं। ठीक है, ऐसे जो है करुणामयी हमारे स्वामी हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो रंक चलें सिर छत्र धराई। तो जो एक गरीब यानी रंक होता है, भिखारी होता है, वो भी राजा की तरह जो है अपने सिर पे मुकुट रख के चल सकता है, अगर हमारे स्वामी की कृपा हो। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या हो गया। फिर कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, फिर आपको अलंकार लिख देना है। ठीक, तो ये आपका 6 नंबर का पक्का हो गया पद्य खंड से, यानी 6 नंबर आपका गद्य खंड से और 6 नंबर पद्य खंड से, 12 नंबर ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ भी देखो बेटा अथवा पर करके है, तो अगर आपने पहले का नहीं किया है, आपको पहला नहीं आता है, तो दूसरा कर सकते हैं। सुन सुंदर बैन सुधार, साने सियानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें समुझाई, कछु मसुकाई चली, तुलसी तेह अवसर से ही, रामय अवलोकित लोचन लाहोली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी, मनु मंजुल कंजकली। तो आप इसकी व्याख्या संदर्भ सहित कर सकते हैं। चलो, तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए खंडवा से। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको संस्कृत खंड से अनुवाद करना है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले गद्य खंड से, फिर आपका पद्य खंड से। तो ध्यान रखो बेटा, आपको 22 नंबर केवल और केवल गद्य और पद्य खंड से हिंदी और संस्कृत मिला के मिलने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बेटा संदर्भ जो आप लिखोगे, तो लेखक का नाम नहीं लिखना है, आपको केवल पाठ का नाम लिखना है। तो संदर्भ हेडिंग डालोगे, ठीक है, आप संदर्भ जब हेडिंग डालोगे संस्कृत खंड के लिए, तो आप ऐसे संदर्भ हेडिंग डालोगे। ठीक है, आप यहाँ हेडिंग डालोगे संदर्भ, संस्कृत खंड के लिए। आपको संदर्भ जो है पद्य खंड में और गद्य खंड दोनों में लिखना है संदर्भ। फिर लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपको ध्यान रखना है डॉट पेन का यूज करना है, पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड से, संस्कृत के गद्य खंड के वाराणसी, पाठ का नाम लिखना है वाराणसी, इसको हाईलाइट कर देना, नामक पाठ से उद्धृत है, पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है, या फिर लिया गया है, अवतरित है। यह हो गया आपका संदर्भ। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद। ठीक है, यहाँ आप हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद, क्योंकि आपको हिंदी अनुवाद करना है। अब आपको इसका अनुवाद कर देना है, बस समझ लो आपका 5 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो आप संदर्भ लिखोगे फिर हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद में देखो आपके पास यहाँ भी 2 है। सबसे पहले यहाँ ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलमस्त, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृत की, ठीक है, संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आप ऐसे लिखोगे हिंदी में, इत एवं संस्कृत वाम पश्चिम संस्कृति आलोक सर्वत्र प्रस्तुता। ठीक है, यहाँ चारों ओर हमें संस्कृत के शब्द ही सुनाई पड़ते हैं। ठीक है, फिर मुगल युवराजा दारा सिकोहा, यानी आपको इसका क्या करना है, आप अनुवाद लिख देना है, या फिर अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा लिख दोगे,
मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतो महानतम प्रयत्नम अनुकरण। इसका संदर्भ लिख के फिर इसका भी अनुवाद कर देना है। तो ये दोनों पढ़ लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको 5 नंबर पक्का हो गया। फिर जो आपका चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ 2 आपके पास ऑप्शन है, मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति काम हित्वार्थान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। तो इसका भी आपको क्या करना है, गद्यांश की तरह पद्यांश, ठीक है, आपको पदखंड, संस्कृत के पदखंड से, ठीक है, जिस पाठ से अवतरित है उस पाठ का नाम और फिर हिंदी अनुवाद कर देना है। तो यहाँ भी आपको 5 नंबर पक्का हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि 6-6 नंबर के आपके हिंदी के गद्य पद्य से यानी 12 और 5-5 नंबर आपको संस्कृत के गद्य पद्य से यानी 10, तो टोटल 22 नंबर आपका यहीं पक्का हो गया। और 20 उधर आपका हो गया बहुविकल्प, यानी 44 नंबर आप आसानी से 70 में से 44 तो यहाँ क्लियर हो गया अगर आप इसको पढ़ लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब जो आपने खंड काव्य पढ़ा है उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 3 नंबर का आएगा। और ध्यान रखना बेटा, मैंने जिला वाइज पढ़ा भी दिया था, तो जो जिस जिले के हैं उसी जिले के बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ देखो मुक्तिदूत है, मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट है, अग्रपूजा है, जय सुभाष मातृभूमि के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कर्ण, करमवीर, तुमुल। तो जो जिस जिले के हैं वो वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं गोंडा जिले का हूं तो मैं ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा व संक्षेप में लिखूंगा, ठीक है, या फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखूंगा। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूं। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य चलता है आप उसी के बारे में लिखें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, खंडबासे, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बेटा ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लो, मैंने पढ़ा भी दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये 5 नंबर समझ लो आपका पक्का है। ठीक है, 3 नंबर का जीवन परिचय प्लस 2 नंबर में उनकी रचना, ठीक है, यानी उनकी जो उन्होंने रचना की है वो 2 नंबर का, तो ये 5 नंबर आपको मिलेगा। फिर प्रश्न संख्या 7 है, अच्छा प्रश्न संख्या 6 का खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो बेटा इसमें सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और गोस्वामी तुलसीदास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का आपका आएगा। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की उनकी रचना, ठीक है। तो 5-5 10 नंबर यहाँ आपको किसी एक लेखक और किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखने से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो आप तीनों लोगों को याद कर लो, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ज़्यादा नहीं सिलेक्ट किया है, बस 3-3 है, ठीक है। और ये वायरल पेपर है, ये समझ लो कि इनमें से आपको 70 में से 60 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं गया है, पक्का मिलना ही मिलना है, तो इसको अभी से तैयार कर लो। चलो प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब बेटा आपको संस्कृत से एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अभी देखो यहाँ 2 श्लोक आया था ना, माँ हित्वा प्रियो भवत, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो आपको ये दोनों नहीं लिखना है क्योंकि ये दोनों इस प्रश्न पत्र में आया है। आपको कोई तीसरा श्लोक लिखना है, ठीक है। तो तीसरा श्लोक मैंने आपको बताया था कि 2-3 याद कर लो अच्छे से, ठीक है, कोई भी आ सकता है, 2-3 याद रहेगा, जो आए बोर्ड एग्जाम में उसको मत लिखिए, जो ना आए उसको लिख देना है। तो अगर आप लोगों ने 3 याद किया हो तो बहुत आसानी से लिख ले जाओगे, ठीक है। तो आपको कोई एक श्लोक लिखना है। चलो बंधनम मरणम वाला आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो हतो वा, ठीक है, प्रास्पति स्वर्गम जित्वा वा भोजते महिम, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों पाठ्य पुस्तक में नहीं आया है। और मेरे ख्याल से बंधनम मरणम वापि जियो वापि पराजया उभय पत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये ज़्यादा इजी है, इसको आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ बेटा आपको 2 नंबर श्लोक से मिल गया, ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 8 जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब आपको 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है।
तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति। अब आपको इसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। विशिष्ट अस्त्रया ईश्वरः एक एव इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर आपको दिला के जाएगा, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो यहाँ आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपको 2 ही करना है, तो आपको जिनका आंसर आता है उसी का लिखना है। फिर है पुरुराजः कः आसीत्, ठीक है। पुरुराज कौन थे, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। पुरुराजः कः आसीत्, पुरुराजः, ठीक है। पुरुराजः एकः वीरः आसीत्, ठीक है। कौन थे, एक वीर जो है राजा थे। तो पुरुराजः एक भारतीय भारत वीरः आसीत्, यहाँ लिख सकते हो पुरुराजः एक भारत वीरः आसीत्। चंद्रशेखरः कः आसीत्, ठीक है। तो चंद्रशेखर कौन थे, तो आपको आंसर पता ही होगा कि चंद्रशेखर जो है एक देशभक्त थे। तो आप यहाँ लिखोगे चंद्रशेखरः, ठीक है। चंद्रशेखरः प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसीत्, वो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वीरः केन पूछते, तो वीरः वीरेण पूछते। तो आपको 4 आंसर में से कोई 2 ही करना है और 1-1 नंबर का आपको 2 यहाँ पक्का हो गया, ठीक है। 2 नंबर यहाँ आपका पक्का हो गया। तो आप पूरा वीरः केन पूछते कर दो, पुरुराजः कः आसीत् कर दो, बस हो गया। वीरः वीरेण पूछते, पुरुराजः एका भारत वीरः आसीत्, ठीक है। तो बस 4 में से 2 ही आपको करना है। तो देखो कितना आसानी से आप कर ले जाओगे, 2 नंबर आपका यहाँ भी पक्का हो गया। फिर प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है। जनसंख्या लाभ एवं हानि, ठीक है। लाभ क्या है और हानि क्या है, नारी सशक्तिकरण। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा और आपको इनमें से कोई एक करना है। तो मैंने पर्यावरण को बताया था कि वीआईपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा भी दिया है, ठीक है। वैसे तो ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 7 नंबर ये भी पक्का हो गया, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा दिया है, ये दूसरी वीडियो में क्लिप पड़ी होगी, उसको देख लो, आपको वहाँ से जो है निबंध आसानी से तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। यानी आपको अपनी रुचियों के बारे में अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, या फिर उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, या फिर आपको एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आप उत्तर भारत रेलवे के, ठीक है, मुख्य अधिकारी को पत्र लिखे, उसमें दर्शाना है कि टिकट निरीक्षक ने आपके द्वारा आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो ये 4 नंबर का आपका ये हो गया और 7 नंबर का निबंध। टोटल यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना है। अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप हिंदी में जो है टॉपर बन के आओगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी होगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, बट आपको कुछ नहीं करना है। जितना क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाया इसको तैयार कर लो, आपको 70 में से 60 नंबर कहीं नहीं गया। और अगर पूरा तैयार कर लेते हो अच्छे से, जितना इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, तो 70 में 70 पक्का है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।